ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहीं थी, वहाँ के काइंड ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। कैसे एक्ट आ रहे हैं, फिर इंडियन कैसे कर रहे हैं डिमांड, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप इट इज लिंक्ड विद पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज फॉर इंडिया बट नॉट फॉर इंडियंस। आप क्या क्या फीचर हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो As we were discussing UPSC syllabus, we have already discussed preliminary examination syllabus for paper 1 and paper 2 और हमने मेंस का सिलेबस स्टार्ट किया है और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। We discussed in detail what would be the papers, कितने पेपर होंगे, पेपर में कितने मार्क्स होंगे, हर एक चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। तो मेंस के सिलेबस में जीएस पेपर 1 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हमने। पूरे जो टॉपिक्स हैं अप्रोक्सीमेटली 12 टॉपिक्स यूपीएससी ने दिए हैं, तो उसको हमने डिटेल में ब्रेक करके सब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, उन टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, वी डिस्कस्ड इन डिटेल। अगर आपने ये सारे वीडियोस देखोगे जीएस सिलेबस के, तो आसानी हो जाएगी कि इसमें क्या उठा के पढ़ सकते हैं कि कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इसके अंदर आता है पढ़ने के लिए। तो हियर वी कम टू जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 व्हाट यूपीएससी सेज, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड वन मोर टॉपिक यूपीएससी एड्स इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि पहले यूपीएससी ने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही यूपीएससी ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और उसके साथ डिटेल में भी दिया है। हम सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट यूपीएससी सेज अलोंग विद इंटरनेशनल रिलेशनशिप इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप इट इज लिंक्ड विद पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे बनाना है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद any other country, because when government have MOU with other countries, it is on the basis of the stability और हर government। जो भी स्टेट है उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, आपसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर उसके बाद हम कैसे उनसे रिलेशन बनाएंगे। तो इसलिए आईआर भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन इसका बेस्ट एग्जांपल है बांग्लादेश, वहाँ पे शेख हसीना आती है तो यूपीए का रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, और उसकी बहन आती है तो एनडीए का रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। अपने नेबरहुड में कई बार ऐसा हमने देखा है कि रिलेशनशिप कैसे बनते हैं। अभी मालदीव्स का देख लो, एक तो एग्जांपल है। तो जब यूपीए था तो अच्छा था, एनडीए के बाद वो खराब हो गया बिकॉज ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग। पिछले जो वहाँ की रिलेशनशिप, जो वहाँ की सरकार थी उससे अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था इनका एनडीए का, लेकिन अभी जो आपका वहाँ पे जो अभी जो इलेक्शन हुए चेंज हुए, अब उनके रिलेशनशिप तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी इस पे डिपेंड रहते हैं और वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का पार्ट है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे तो इसलिए वहाँ पे इंटरलिंक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे, इसलिए आईआर को भी पेपर 2 में इन्होंने रखा है। नाउ हियर व्हाट यूपीएससी सेज इन जीएस पेपर 2, द फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरमाइनिंग, इवोल्यूशन, मतलब बैकग्राउंड, इसमें इवोल्यूशन कैसे हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो इन सब चीजों को यूपीएससी ने एक पॉइंट में दे दिया है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन, इनमें लगभग 4 पॉइंट आते हैं इन विच रेगुलेटिंग एक्ट्स, जो बैकग्राउंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट कहां से आते हैं? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया था। और जो दूसरा पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सी इफ यू वांट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी समबडी शुड मेड इट, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसमें जिसे आज प्रीएम्बल कह देते हैं। यस, तो एनहांसमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी एक पॉइंट है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन, इसमें लगभग 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट विच वी हैव मेड व्हाट कुड बी द पॉइंट्स। तो इसका इलॉबरेशन जी मैम, इसमें ये है बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि जो पहला पार्ट इसका है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर उसका है, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव आपके आ रहा है, उसमें प्रीएम्बल कैसे ऐड किया गया और उसमें कैसे कंट्रीब्यूशन किया गया। तो ये सारा पार्ट है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग और इवोल्यूशन जो है, आप अगर देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ से। तो अगर आप देखो तो हमारा जो रूल हमारे ऊपर हुआ वो 200 साल का रूल हुआ। पहले 1764 में जब आपका बक्सर का वॉर हुआ, जब आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उसके ऊपर उसका होल्ड पूरे इंडिया पे हो गया, बेसिकली बंगाल पे हुआ लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया पे हो गया। दीवानी राइट्स उनको वहाँ रेवेन्यू राइट्स मिल गया, उनको वहाँ से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होने लग गया। उसको करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैसे एक्ट बनाए, तो वो उन्होंने पहले एक्ट बनाए। यहाँ पे आपको समझना ये चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट
it is for India, but not for Indians. because it is for East India Company and its officers. हाँ. तो वो इसलिए बने, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिर चार्टर एक्ट आया, फिर उसके पहले पिट्स इंडिया एक्ट भी आया, कोई बच्चों को पढ़ना है। Before anybody know what is East India Company, I will like to tell कि East India Company ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहीं थी, वहाँ के काइंड ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। हाँ, ट्रेडिंग कंपनी, एक ऑर्डिनरी जैसे कि अंबानी की रिलायंस कंपनी है, उस तरह की एक कंपनी थी। लेकिन वो कंपनी ओन करते थे जो लोग ब्रिटिश कांग्रेस में, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बैठे थे, मिनिस्टर्स या आप उनमें से काफी लोग उसने करते थे ओन, वो लोग ओन करते थे, और क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में थे और दे वर अ बिजनेसमैन आल्सो, जैसे कि कई सारे अभी आज भी हम कई सारे देखते हैं पॉलिटिशियन है, तो यूएसए का प्रेसिडेंट आया था, इंडिया में भी ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प था, जो बिजनेसमैन था, प्रेसिडेंट था, लेकिन वो यूएसए का था, उस तरह से, लेकिन वो था बिजनेसमैन। तो उस तरह से ये लोग भी बिजनेसमैन थे, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी थी। जब 1857 में यहाँ पे 1858 में यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली रिवोल्ट हुई या पहली फर्स्ट वॉर ऑफ आपके इंडिपेंडेंस होती है, तो उसके पहले क्राउन ने कैसे रूल किया, आपको वो सारे एक्ट पढ़ते हैं, जिसमें कि मैंने आपको चार्टर एक्ट्स आते हैं। फिर जब 1857 जब आपकी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, तो उसके बाद आपका आता है 1858 का जो एक्ट है, वो उसमें ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट ले लेती है अपने हाथों में सुप्रीमेसी पूरे इंडिया का, तो वहाँ पे इंपीरियल, वहाँ पे सरकार बन जाती है, गवर्नमेंट वहाँ पे चेंज हुआ, लेकिन इंडिया में कोई चेंजेस नहीं। फिर वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको पूरा वहाँ पे फिनिश हो जाएगा पूरी यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि जेलर के बदलने से जेल के हालात बदतर या बेहतर हो सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये चीज देखिए कि आप कैसे, आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर। आप पहले पढ़ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनीज ने जो रूल किया, उसके ऑफिसर ने जो रूल किया, तो उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैसे एक्ट बनाए, पहले आपको वो पढ़ने हैं। फिर जब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में पूरा सोवरेनिटी ले ली ब्रिटिश आपके इंडिया की, तो उन्होंने कैसे एक्ट बनाए, कैसे चेंजेस किए, कैसे आपको पावर दी, कैसे इंडिया को इन्वॉल्व किया आपके प्रोसेस में, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, वॉइस राय बनाए गए, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कैसे इन्वॉल्व किया गया, ये सारा आपको पढ़ना है। फिर आप देखिए यहीं से लिंक कर दिया है इन्होंने इवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में अपने पावर आ गई और जब ये इंडियन को करने लगे इन्वॉल्व, तो इंडियन ने डिमांड भी शुरू की कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो हम अपने हाथ से खुद बनाएंगे, उसमें इंडियंस ही होंगे, कोई बाहर कोई आउटसाइडर नहीं होगा। तो इंडियन ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसमें कि आपके एम.एन. रॉय आते हैं, आपके जवाहरलाल आपके आते हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस आते हैं, कई सारे नाम आते हैं। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और जो इवोल्यूशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि देखिए इवोल्यूशन आपको क्यों यहाँ पे लिंक करना है इससे आपको, क्योंकि आप कैसे एक्ट आ रहे हैं, फिर इंडियन कैसे कर रहे हैं डिमांड। तो जैसे अगस्त ऑफर आप ले लो, वहां पहली बार ये डिमांड उठती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया जाए। फिर क्रिप्स ऑफ जो आपका ऑफर है 1942 का, वो आता है। फिर आपका वेवेल प्लान आता है 1945 का। फिर आपका आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लान जो आपका है, वो आपका आता है। तो उसमें इंडियंस को ये बोला जाता है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो ये आपका इवोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये आपका हिस्टोरिकल जो अंडरपिनिंग है उससे लिंक्ड है। वर्ल्ड वॉर 2 था, उस ड्यूरेशन में ये सारी चीजें हो रही थी। उसके ड्यूरेशन में, उससे पहले डोमेन स्टेटस भी मिला गया था हमें, नेहरू रिपोर्ट हैज बीन रिजेक्टेड। 1928 की बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर यू रीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर यू पिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पेपर 1 का जो जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बैकग्राउंड है। जीएस पेपर 1 इज एक्चुअली जीएस पेपर 2 का बैकग्राउंड है। तो अगर वो डिटेल में पढ़ेंगे तो ये इसको समझना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हिस्ट्री से लिंक्ड है पूरा ये, पूरा हिस्ट्री से लिंक्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे फिर इंडियन को ये पावर दी है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। अब देखिए आप इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक पॉइंट और कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जब आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने फॉर्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस सोर्सेज से कॉन्स्टिट्यूशन लिया, जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स में कुछ पॉइंट्स हैं। सी यूपीएससी सेड फीचर्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट में फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फीचर्स में यूपीएससी सेज रिटन flexibility and rigidity, federal and unity, and parliamentary and president versus parliamentary of government. Actually ये जो फीचर्स हैं आपको इसलिए पढ़ने जरूरी है, जैसे मैं आपको बता रही हैं कि ये फीचर्स में आपको पढ़ना क्या है, आप क्या क्या फीचर हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको कुछ बेसिक फीचर, जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट्री फॉर्म की यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट तो बनती है, लेकिन उसके अंदर जो आपके सेंटर और स्टेट्स की हैं गवर्नमेंट, वो कैसे बनती है। फिर आपका बाइक कैमरा लेजिस्लेशन होता है। पार्लियामेंट्री एक फॉर्म है और पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल लेकिन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म को फॉलो किया है। तो इसलिए हमको जो अपने फीचर पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म पढ़ना है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म को हमको समझना है कि वो कैसी हो सकती है, लेकिन हमारे इंडिया में फॉलो नहीं होती वो। अब पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या पढ़ना है कि बाइक कैमरा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आपका जो पार्लियामेंट है वो 2 पार्ट में होता है बटा।
अपर हाउस आपका हो गया, लोअर हाउस हो गया। इस तरीके से आपको और भी फीचर पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए, प्रीएम्बल हो गया, सिटीजनशिप आपके राइट्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए स्टेट्स के, आपके सेंटर के। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। तो फीचर की बात यहाँ कर लेते हैं, जो कि हमारे टॉपिक 1 का ही पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आप जैसा कहते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाँ, तो आप देखो इसमें जो मैम कह रही है रिटन फीचर है, यानी लिखा हुआ है, और लेंथिएस्ट आपका रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आप देखो, आप 1947 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1948 1950 तक आपके ड्राफ्ट हुआ पूरा फाइनल, वो फिर आपका फोर्स में आ गया, तो उसमें 395 आपके आर्टिकल्स थे, 20 पार्ट्स थे, फिर वो बड़े 22 पार्ट्स हुए, 25 पार्ट्स हैं, 450 प्लस आर्टिकल्स हैं, 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो काफी लेंथियस रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन। अगला फीचर इसमें एक आता है मैम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। हाँ, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप देखो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो यूएसए जैसा आपका फ्लेक्सिबल और ब्रिटेन जैसा, हाँ, और जैसा आपका जो आपका ब्रिटेन है, वहां मतलब वहां जितनी रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यूएसए और ब्रिटेन जैसे दोनों ही फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी का ब्लेंड है अपना अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल एंड यूनिटरी। अब आप देखो नेक्स्ट फीचर जो इसमें है वो है यूनिटरी एंड फेडरल फीचर। तो यूनिटरी फीचर क्या हो सकते हैं, यानी कि आपको जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कैसे करेगी काम, आपके जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल आप यहाँ पे सिंपल समझो डिवीजन ऑफ पावर का, आपका जो बेसिक जो यहाँ पे प्रोसेस है, तो आपकी कैसे डिवाइड, हाँ, यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे पावर डिवाइड होगी, तो उसका प्रिंसिपल आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया गया है कि कभी कभी वो यूनिटरी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी आपकी आती है, प्रेसिडेंट रूल जब आपका आता है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। लेकिन अदर हैंड आपका वो फेडरल रहता है। जैसे आपका आर्टिकल 1 पढ़ो, तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो वहां से हमें देखने को मिल रहा है वहां फेडरल जैसी कोई बात नहीं लिखी है, यूनियन है वो स्टेट का, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है क्योंकि स्टेट को भी बराबर राइट्स दिए गए हैं लॉज बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है पार्लियामेंट्री। हाँ, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है, यानी कि हमने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को हमने यहाँ पे महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पीपल्स ऑफ इंडिया को पावर दी है। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ो तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है यहाँ पे, रिपब्लिक जो है आपका, डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में है, इसलिए पार्लियामेंट्री हमें सिस्टम पढ़ना पड़ता है। व्हाट सर सेइंग, पार्लियामेंट एक वर्ड है और उसके अंदर बहुत सारे उसके फीचर्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इट डजंट मीन वी आर डिस्कसिंग ओनली सिलेबस, वी आर नॉट डिस्कसिंग एंटायर टॉपिक। हम यहाँ पे एंटायर टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाउ हियर द नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑफ यूपीएससी सिलेबस इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट एंड प्रोविजंस। इसमें आपको पहली चीज तो अमेंडमेंट में ये पढ़नी पड़ती है कि अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। तो जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 368 में आपको प्रोसेस दिया गया अमेंडमेंट का। बेसिक प्रोविजन उसमें 2 ही लिखे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से कैसे हो सकता है अमेंड, स्पेशल मेजॉरिटी से कैसे हो सकता है अमेंड। स्पेशल मेजॉरिटी में एक बात और सिंपल कह दी गई है कि स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, यानी फेडरल आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही साथ यूनिटरी भी है, तो फेडरल की वजह से आपको स्टेट्स को भी पावर दी गई है कि आप वो भी बताएं, वो भी अपनी बात रखें कि आप जब अमेंड कर रहे हैं तो स्टेट्स की भी बात सुनी जाए। तो ये भी आपका अमेंडमेंट का एक फीचर है। फिर आपको अमेंडमेंट पढ़ते पढ़ते आपको ये भी पढ़ना उसमें कि कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट हैं, लैंडमार्क्स अमेंडमेंट, लैंडमार्क कौन कौन से अमेंडमेंट हैं। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल दूं तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका एक लैंडमार्क अमेंडमेंट है। इसी तरह आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना पड़ता है, 44th पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट पढ़ना पड़ता है, 9th पढ़ना है, बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन आपको प्रीवियस जो 10-12 अमेंडमेंट हुए हैं, सपोज अगर मैं कहूँ 98th अमेंडमेंट से लेकर के 106, आप ये 6-7 तो जरूर पढ़ के जाओ एग्जाम में। बिल्कुल। नाउ हियर कम्स टू द नेक्स्ट वर्ड व्हाट यूपीएससी सेज इन फर्स्ट टॉपिक में, तो सिग्निफिकेंट प्रोविजन। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, डोंट टेक इट लाइटली कि आपके राइट्स क्या हैं। बेसिकली अगर मैम आप देखो ना तो यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से पूछता है, फंडामेंटल राइट्स से, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ज्यादातर क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट्स से आते हैं क्योंकि राइट्स क्या है, वो सिटीजन को दिए गए हैं स्टेट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि स्टेट ये करेगी इंश्योर कि बेसिक जो राइट्स हैं वो क्या सिटीजन को मिल रहे हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 आपका 21। Here I like to add one more thing. Fundamental rights, Supreme Court said it is a part of basic structure. फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बिकॉज अगर आप आर्टिकल 13 पढ़ो तो उसमें ये बात लिखी गई है कि ऐसे कोई लॉज जो कि वायलेट करेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स को, नल एंड वाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सर ने अभी कहा फंडामेंटल राइट्स को आप, बहुत सारे राइट्स हैं, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी राइट। आपके पार्ट 3 में आते हैं के प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी
बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस से बहुत तो क्वेश्चन पूछे जाते इसमें हैं। दोनों को आप नजर में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट इन डिटेल, हाँ, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है ये फंडामेंटल राइट। इवन इसमें सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोविजंस में डीपीएसपी भी है। जी मैम। इट कम्स इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी मैम, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को आपको साथ में रख के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके पॉलिटिकल आपको बेसिस करते हैं प्रोवाइड, लेकिन आपके जो डीपीएसपी वो आपको सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस करते हैं प्रोवाइड, किसको? सिटीजन्स को। यस, तो आपकी स्टेट का नेचर क्या है ये बताते हैं डीपीएसपी। वेलफेयर स्टेट है हमारी इंडिया की, ये आपके आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, द नेक्स्ट वर्ड इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू आपका बताता है कि आप जो लॉज बना रही है पार्लियामेंट, उसका आप रिव्यू कर सकते हैं। जो आपकी जुडिशरी है, जो एक ऑर्गेन है आपके पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर का। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। हाँ, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या आपके लोअर कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, बेसिकली हम सुप्रीम कोर्ट ही कहते हैं, कि वही ये देखता है कि लॉज कैसे बन रहे हैं, बैलेंसेस रखता है बना करके रिव्यू करता है। सिग्निफिकेंट फीचर्स में एक और आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ये जैसे मैंने पहले कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रियम्बल में लिखा है। तो यानी पावर किसको दी जा रही है? पावर दी जा रही है पीपल्स को, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं। जब पावर दी जा रही है तो किस बेसिस पे दी जा रही है? रिप्रेजेंटेशन की पावर दी जा रही है। रखना, फॉर द पीपल, टू द पीपल, डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन की एक बहुत फेमस लाइन है डेमोक्रेसी को समझाने के लिए। डेमोक्रेसी इज व्हाट? इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है यहाँ पे, इसलिए उसको बताने के लिए आपके यहाँ पे हर 5 साल में आपके इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन में आपका जो बेसिस है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो सिटीजन 18 साल के ऊपर है वो वोट कर सकते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, पावर किसको है? लोगों को। तो रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रहा है? लोगों को। तो वो अपना हक बता सकें कि हमारा भी पूरा हक है इस स्टेट पे, हमारे इंडिया पे। तो वो वोटिंग सिस्टम में आपके काउंट होता है, इसलिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एक फीचर है। और एक सिग्निफिकेंट फीचर में सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया ने डुअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं करी, जैसे कि आपको यूएसए में देखने को मिलती है। इंडिया ने जो सिस्टम फॉलो किया है वो सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम फॉलो किया है। सिंगल सिटीजनशिप में आपको ये कि आप देखो, आप कोई भी स्टेट यहाँ पे अलग नहीं है। किसी भी स्टेट में अगर आप रहते हो तो आपको सिंगल सिटीजनशिप आपको दी जाएगी। आप स्टेट के बेसिस पे सिटीजनशिप आपको नहीं दी जाएगी। आप इंडिया के आप सिटीजन हो, आप एक हो, सभी को एक ही बेसिस पे आपको राइट मिल रहा है कि आपको जो राइट मिल रहा है वोटिंग का,